नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। दिस इज धीरज द्विवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ल्ड। आशा करते हैं आप रोजाना की तरह बेहतर होंगे, आपका परिवार बहुत ही अच्छा और उम्दा होगा। दोस्तों, आज ये वीडियो बहुत ही टॉप ट्रेंडिंग क्वेश्चंस वाली है, यानी यहाँ से एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो भैया अगर बात करें इस वीडियो में क्वेश्चंस कितने होंगे, केवल 11 क्वेश्चंस होंगे। और बोले तो इसको छोटा पैकेट बड़ा धमाका कह सकते हैं, यानी बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। इस वीडियो में मैंने पूरी व्याख्या भी की है। पहला क्वेश्चन हम बहुत सिंपल लेते हैं। कह रहा है कि पाठ्यचर्चा सहगामी क्रियाएं जैसे गीत, संवाद, अंत्याक्षरी, भाषण, वाद विवाद आदि डॉट डॉट में सहायक है। यह वीडियो हिंदी पेडागोजी के वो जबरदस्त क्वेश्चन रखता है जहां से आपके दिमाग को सोचने को मजबूर करेगा। तो देखिएगा कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। ऑप्शन है भाषा और साहित्य को समझने के लिए, शिक्षक के कार्यभार को कम करना, या अंक अधिक प्राप्त करने में, या समय और श्रम की बचत करने में हम गीत, संवाद, अंत्याक्षरी, भाषण, वाद विवाद का प्रयोग करते हैं। तो भैया इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ये अंक प्राप्त करने की बात नहीं करेगा, कम करने की बात नहीं करेगा, बचत करने की बात, कम ज्यादा बचत, ये पॉइंट निगेटिव होते हैं। भाषा और साहित्य को समझना ही इंपॉर्टेंट है। और गीत, संवाद, वाद विवाद से क्या होता है, वाद विवाद से आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं बच्चा तर्क और चिंतन सीखता है। कहानी कविताओं से तर्क सीखता है, चिंतन सीखता है। फिलहाल ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ चला जाएगा। अब देखिए हम कठिन की तरफ बढ़ते हैं। आप क्वेश्चन हमारे लेवल के थोड़े से अच्छे मिल जाएंगे, ठीक है ना, याद रखिएगा। हाँ जी, तो हर बहन हर भाई पहली बार विजिट करे हैं, किसी भी राज्य से हैं आप, सुंदर किस राज्य से हैं मुझे कमेंट करके बताइए वो राज्य। और हर बहन हर भाई को प्यार भरा नमस्कार। यहाँ पर आप पुराने बच्चों को बहुत बहुत शुक्रिया जो प्यार जताने के लिए, भरोसा करने के लिए। नए बच्चों से यहाँ पर निवेदन रहेगा कि क्लास ना छूटे आपकी, इसलिए सब्सक्राइब कर लेना। लाखों का परिवार आपके द्वारा। नेक्स्ट वन गाइस, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर ये रहा। अब हम क्वेश्चंस का लेवल हम अप करते हैं, यानी अब अच्छी तरीके से जो व्याख्या आती है वो लिख लेना है, क्वेश्चंस नहीं लिखना है आपको। यानी इस क्वेश्चन में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यानी क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं कि आखिर पाठ्य पुस्तक है क्या। हमें सबसे पहले ये बताना है कि कौन सा कथन संगत नहीं है। मतलब इन ऐसे कथन में आपको इस तरीके से अगर हम बात करें कि कौन सा कथन गलत है, इस तरीके का आपको यहाँ पर क्वेश्चन छांटना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं किसके बारे में बात हुई है। बात हुई है पाठ्यपुस्तक, विद्यार्थी और शिक्षक के बारे में बात हुई है, ठीक है ना, या शिक्षण के बारे में बात हुई है। तो पहले ऑप्शन में देखिएगा, पाठ्यपुस्तक विद्यार्थी और शिक्षक दोनों के लिए आधारभूत है क्या। पाठ्यपुस्तक के बारे में बात हुई है यहाँ पर। पाठ्यपुस्तक एक्चुअल में है क्या, ये आपको पता करना है। पाठ्यपुस्तक कक्षा शिक्षण का प्रमुख साधन है। पाठ्यपुस्तक शिक्षण का साधन है, साध्य नहीं है। पाठ्यपुस्तक शिक्षण का साध्य है या साधन नहीं। तो भाई गलत की बात करें तो मैं ये कह सकता हूं कि पाठ्यपुस्तक विद्यार्थी और शिक्षक दोनों के लिए आधारभूत है, तो ये तो सही है। पाठ्यपुस्तक कक्षा शिक्षण का प्रमुख साधन है, तो भाई प्रमुख साधन है इसीलिए तो बच्चा पढ़ता है और शिक्षक उससे पढ़ाता है, ये भी सही है, ये भी नहीं हो सकता आंसर। पाठ्यपुस्तक शिक्षण का साधन है, साध्य नहीं। भाई ये क्वेश्चन आपका साधन है या साध्य नहीं, और नीचे वाले में दिया है शिक्षण का साध्य है साधन नहीं, मतलब इसमें उल्टा उल्टा दिया है। तो एक चीज याद रखना है, क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि गलत के लिए गलत छांटना था। पाठ्यपुस्तक हमेशा साधन होती हैं, मतलब विषय वस्तु की बात कर रहा है। साध्य का मतलब होता है उद्देश्य, तो ये तो सही है, ये गलत। अब इसमें कह रहा है पाठ्यपुस्तक शिक्षण का साध्य है। तो भैया अब हम व्याख्या पर चलते हैं। सुन लीजिएगा कि पाठ्यपुस्तक क्या होती हैं, शिक्षण का साधन होती हैं, सहायक सामग्री होती है, ना कि साध्य होता है। इसलिए डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहां पर आंसर हो जाएगा जो गलत पूछा था, ठीक है, याद रखिएगा। साध्य का मतलब होता है उद्देश्य। बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे तो समझ में आ गया पाठ्यपुस्तक क्या है। पाठ्यपुस्तक हमारा साध्य नहीं है, साधन है, जिसको हम पाठ्य सहगामी क्रियाओं के लिए, साधन उपयोगी क्रियाओं के लिए हम यूज करते हैं। अब बात करेंगे गाइस यहां पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 आपसे, भाषा शिक्षण में दृश्य श्रव्य, भाषा शिक्षण में दृश्य श्रव्य साधनों का प्रयोग, दृश्य श्रव्य साधनों का प्रयोग मुख्य प्रयोजन है। ऑप्शंस क्या है। विद्यार्थियों की विभिन्न इंद्रियों को क्रियाशील बनाना, शिक्षण में विविधता लाना, रोचकता का संचार करना, या मनोरंजन करना। अब देखो, भाषा शिक्षण में दृश्य श्रव्य साधनों का जो प्रयोग का मुख्य प्रयोजन होता है गाइस, यहां पर बच्चे कह रहे हैं सर ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। विद्यार्थियों की विभिन्न इंद्रियों को क्रियाशील बनाना यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा,
भाषा शिक्षण में दृश्य श्रव्य साधनों के प्रयोग का मुख्य प्रयोजन विद्यार्थियों की विभिन्न इंद्रियों को क्रियाशील बनाना है, क्योंकि जिस अधिगम में जितनी अधिक इंद्रियां यानी बोले तो ज्ञान इंद्रियां भाग लेती हैं, वह अधिगम यानी सीखना, लर्निंग उतना ही अधिक प्रभावशाली होता है। तो इंद्रियां मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट वन गाइस, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन पर ये रहा है। तो कह रहा है आपसे, अर्थ ग्रहण के कौशल के विकास के लिए अधिक उपयोगी है। अर्थ ग्रहण के कौशल के विकास के लिए अधिक उपयोगी है समाचार वाचन, व्याकरण शिक्षा, मौन वाचन या सस्वर वाचन। अगर हम बात करते हैं मेंटल स्तर पोजीशन की बात करें, तो सर हम ये कहना चाहते हैं कि किसी भी सामग्री को अपने मेंटल पोजीशन तक हम चीज़ों को अर्थ ग्रहण करते हैं, सेट करते हैं, तो भाई उसके डेवलपमेंट के लिए कौन से ऑप्शंस की बात करेंगे। तो भाई बहुत बढ़िया। नेक्स्ट वन गाइस, बहुत अच्छे। समाचार वाचन, व्याकरण शिक्षा, मौन वाचन या सस्वर वाचन। तो राइट आंसर चला जाएगा, बच्चे डी कह रहे हैं, बिल्कुल गलत भैया। सस्वर वाचन, मौन वाचन आपका चला जाएगा। आंसर क्या चला जाएगा? ऑप्शन नंबर सी गाइस, बहुत बढ़िया। जो आप डी दे रहे हो बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है इसका भी हम आपको बताते हैं। देखिएगा, अर्थ ग्रहण के कौशल के विकास के लिए मौन वाचन इंपॉर्टेंट है, अधिक उपयोगी होगा। व्याकरण शिक्षा से भाषागत शुद्धता का विकास होता है। सस्वर वाचन से उच्चारण की शुद्धता का विकास होता है। तो ध्यान दीजिएगा, व्याकरण शिक्षा से क्या कह रहा है? व्याकरण शिक्षा की बात कर रहा है। तो दोस्तों याद रखना है, भाषागत इंपॉर्टेंट है और सस्वर से उच्चारण इंपॉर्टेंट है। हमसे तो ये पूछा था कौशल का विकास किससे होगा, तो मौन वाचन की बात कर रहे हैं। और सस्वर की बात करते तो हम उच्चारण की बात करते, तो उच्चारण तो पूछा नहीं था। जब पूछा नहीं था तो ऑप्शन नंबर डी कट गया, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट वन गाइस, बहुत अच्छे। बात करेंगे वर्तमान परीक्षा प्रणाली में दोष है। अब देखिएगा, परीक्षा प्रणाली में जो आप बच्चे अभी आप तो टीचर बन जाएंगे, या कुछ बच्चे तो होंगे भी टीचर, है ना। और टीचर तो वास्तविक हैं आप सभी जो वीडियोस देख रहे हैं। तो बस समय का इंतजार है और अच्छा कहीं ना कहीं एक सिक्सर लगाने की ज़रूरत है और मिल जाएगी सीट भैया, सरकारी सीट, टेंशन नहीं लेना। अब देखो, अगर आप पढ़ के आए हो, आप एक विद्यार्थी भी रहे होंगे अपने जीवन में, तो क्या आप सोचते हैं इसके बारे में, इस क्वेश्चन के बारे में? वर्तमान परीक्षा प्रणाली में दोष क्या हो सकते हैं? इसमें संपूर्ण पाठ्यक्रम के अध्ययन की आवश्यकता नहीं रहती है। यह विद्यार्थी द्वारा अर्जित योग्यता का सही मूल्यांकन नहीं करता है। इसमें अंकन का कोई सुनिश्चित मापदंड नहीं है। यानी ये तीनों आंसर आपके सही हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्योंकि अगर हम बात करते हैं किसी के इंटरव्यू की, तो आप कहते हो सर कहीं ना कहीं थोड़ा सा चेंजमेंट होता है एक बच्चे में, नंबर की बात होती है, मूल्यांकन की बात होती है, और कहीं ना कहीं संपूर्ण पाठ्यक्रम के आवश्यकता की बात होती है। दोस्त तो हैं ही, थोड़े थोड़े कुछ निगेटिव पॉइंट है, कुछ पॉजिटिव पॉइंट है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वर्तमान परीक्षा प्रणाली पर विद्यार्थी द्वारा अर्जित योग्यता का सही मूल्यांकन नहीं करती। इसमें संपूर्ण पाठ्यक्रम में अध्ययन की आवश्यकता नहीं रहती तथा इसका अंकन भी नहीं है सही तरीके से, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहां पर बात करेंगे 6। नेक्स्ट वन, बहुत अच्छा गाइस, बेहतरीन, अच्छी तरीके से क्वेश्चन देखिएगा। हिंदी शिक्षण में उपलब्धि की जांच की जा सकती है। हिंदी शिक्षण में उपलब्धि की बात मतलब होती है कि आपने किस स्तर तक ज्ञान को ग्रहण किया है। जांच की जा सकती है निबंधात्मक प्रश्नों से, बुद्धि परीक्षण से, प्रोजेक्टिव परीक्षण से या उपलब्धि परीक्षण से। ध्यान दीजिएगा, उपलब्धि की जांच की जा सकती है। क्या हम निबंध से हम बच्चे के उपलब्धि को जांच सकते हैं? जी नहीं। हमारा डी आंसर राइट हो जाएगा, क्योंकि उपलब्धि परीक्षण ही एक ऐसा साधन है जिससे हम एक अध्यापक, क्या हम नहीं, एक अध्यापक, हम तो जब जाएंगे जब हमारे पास बच्चे होंगे, यानी बच्चे का बात है, क्लास होगी, तो हम ये सोचेंगे कि मैंने अगर पूरे साल पढ़ाया है, और पढ़ाया है, पढ़ाने के बाद हम देखेंगे कि किस स्तर तक बच्चे ने उसको ग्रहण किया है, मेंटल स्तर पर सेट करा है, तो इसलिए हमारा उपलब्धि परीक्षण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। उपलब्धि परीक्षण के संबंध में कौन कथन उपयुक्त नहीं है? अगर उपलब्धि परीक्षण नहीं आपको समझ में आया है तो ध्यान दीजिएगा, अब ये क्वेश्चन बहुत ही गजब का है। उपलब्धि परीक्षण के संबंध में कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है? ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर ये रहे। निबंधात्मक प्रश्नों के मूल्यांकन में वस्तुपरकता का अभाव रहता है। मौखिक परीक्षा में पक्षपात की आशंका रहती है। क्रियात्मक परीक्षाओं में शाब्दिक ज्ञान का महत्व नहीं होता है। वस्तुनिष्ठ परीक्षा से मौलिकता का विकास होता है। तो ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर चला जाएगा, हमने कहा नहीं है के लिए यहाँ पर
निगेटिव सारे ऑप्शंस कभी नहीं होते। आशंका रहती तो ये भी निगेटिव, ये भी आंसर नहीं होगा। अभाव, ये भी निगेटिव, आंसर नहीं होगा। ये भी निगेटिव, आंसर नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? इसका भी कारण है यार। वस्तुनिष्ठ परीक्षा की बात करते, ऑब्जेक्टिव टाइप, ऑब्जेक्टिव स्किल्स आप में परखी जाती है। क्या ये उपलब्धि परीक्षण के संबंध में कथन है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि भाई यार याद रखिएगा कि वस्तुनिष्ठ परीक्षा से मौलिकता का विकास होता है, यह कथन उपयुक्त नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वस्तुनिष्ठ परीक्षा का उद्देश्य ज्ञानात्मक परीक्षण करना होता है कि आपने किस स्तर तक उस चीज को रखा है। शेष सभी उपयुक्त कथन है। केवल इस प्रॉब्लम यह है कि केवल क्या करता है? ज्ञानात्मक परीक्षण करता है। ये बस इतना विधि इंपॉर्टेंट है, वस्तुनिष्ठ परीक्षण इतना है कि यह केवल जो है एक्यूरेट देता है। मशीन में OMR लगाया, तुरंत चेक करके आपको दे दिया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक्यूरेट की बात होती है, ज्ञानात्मक परीक्षण की बात होती है। फिलहाल बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। हमारे आंसर्स पर मत जाना, क्योंकि आंसर आपको देना है अच्छी तरीके से। इस क्वेश्चन नंबर 8 को बहुत बार टॉप ट्रेंडिंग में क्वेश्चन ये पूछा गया है। द्वितीय भाषा शिक्षण की तुलनात्मक विधि है। द्वितीय भाषा शिक्षण की तुलनात्मक विधि है। कौन सी विधि है? तुलना विधि हो जाएगा। क्या बच्चे के आंसर आ रहे हैं? व्यास प्रणाली, सिद्धांत या फिर व्यतिरेकी विधि हो जाएगी। तो देखिएगा, द्वितीय भाषा शिक्षण की तुलनात्मक विधि जो है वो हो जाएगी। बहुत अच्छे गाइस, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट वन, बहुत अच्छे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठोको लाइक, बहुत अच्छे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। व्यतिरेकी विधि, व्यतिरेकी विधि याद रखिएगा। अब क्या है इसको समझिएगा। यहां पर क्या होता है कि भाई द्वितीय भाषा शिक्षण की तुलनात्मक विधि व्यतिरेकी विधि है। व्यतिरेकी विधि भाषा शिक्षण का व्यवहारिक तरीका है। क्या है सर? भाषा शिक्षण, जो आप बच्चे में एक कैपेसिटी स्तर तक भाषा शिक्षण को यहाँ पर इन्वॉल्व करना चाहते हैं, वो कैसी है? व्यवहारिक विधि है, तरीका है, जो किसी भाषा युग्म के समानताओं एवं अंतरों का वर्णन करके भाषा को सुगम बनाकर जोड़ देता है। यानी सिंपल सी बात है, दो भाषाएं अगर हैं, उनमें क्या समानता है, उनमें क्या अंतर है, उनका वर्णन करके भाषा को सुगम बनाने पर जोर देती है। कौन सी विधि है? व्यतिरेकी विधि है। यह एक भाषा शिक्षण की व्यवहारिक विधि है, ठीक है ना। इसलिए कभी कभी अंतरात्मक विधि भी इसे कहा जाता है। तो क्वेश्चन में ये लिख लेना कि व्यतिरेकी विधि का दूसरा नाम क्या है? अंतरात्मक विधि है। दो भाषाओं के बीच में डिफरेंस और समानता की बात करता है। फिलहाल ऑप्शन नंबर व्यतिरेकी 1 के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। हम लोग वीडियो के एंडिंग पॉइंट पर हैं और हम लोग यहां पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट वन बहुत अच्छे। मौन वाचन का प्रकार है। मौन वाचन का प्रकार कौन सा है? द्रुत वाचन है, समवेत वाचन है, अनुकरण वाचन है, इनमें से कोई नहीं। हो सकता है क्वेश्चन 3-4 सही हो सकता है 7-8 सही हो। देखिएगा, ये क्वेश्चंस का तरीका गलत होना बहुत ही सिंपल बात है यार। हम लोग अध्यापक होते हैं, तो क्या हम लोगों से गलतियां नहीं होती? बिल्कुल होती हैं यार। हम लोगों से बहुत गलतियां होती हैं, क्लियर। लेकिन हम लोग क्या ना, हम लोग भी रिवीजन करते रहते हैं, चीज़ों को रिवीजन करते हैं अच्छी तरीके से। अगर हम लोग रिवीजन नहीं करेंगे तो क्या लगता है आप, हम क्या यहाँ पर गॉड गिफ्टेड हैं क्या? नहीं ना। इसलिए अपने नोट्स को रिवीजन भी करते रहना चाहिए हमेशा अच्छी तरीके से। हम लोग भी क्या करते हैं, हम पुराने प्रश्नों को देखते हैं, एनालिसिस करते हैं, हर राज्य का स्टेट का पेपर देखते हैं, एनालिसिस करते हैं कि आखिर क्या सीखा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, एग्जामिनर क्या पूछना चाहता है। फिलहाल आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? यहाँ पर इनमें से कोई नहीं बच्चा बता रहा मौन वाचन का प्रकार कौन सा है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि भाई अगर मौन वाचन की बात करेंगे तो द्रुत वाचन होता नहीं, संवेत वाचन, अनुकरण वाचन। अनुकरण का मतलब होता है हम चीज़ों को नकल, अगर वो बोल रहा है तो मैं भी बोलूँगा, है ना। ये चीज़ें आप क्या कर सकते हो, ये आपके सारे मौन वाचन के प्रकार नहीं। मौन वाचन का मतलब होता है जिसको हम बोल कर बिल्कुल ना पढ़ें। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। किसका संबंध बोलने के कौशल के विकास से नहीं है? सस्वर वाचन, शुद्ध उच्चारण, कविता पाठ या प्रतिलिपि। बहुत बढ़िया। चैनल पर पहली बार हैं गाइस, हर बहन हर भाई चैनल के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर लें, क्योंकि यहाँ पर क्लासेस थमती नहीं है। जी हाँ। किसका संबंध बोलने के कौशल के विकास से नहीं है? सस्वर वाचन, शुद्ध वाचन, कविता पाठ या प्रतिलिपि। तो भैया जी आंसर दे रहे हैं, कुछ बच्चे बी दे रहे हैं, कुछ बच्चे सी दे रहे हैं। तो भाई ना तो बी वाले सही है ना डी सी वाले सही है, प्रतिलिपि हो जाएगा। अब देखो सुनिएगा, प्रतिलिपि क्या है?
बोलने के कौशल के विकास से नहीं है, तो ये हो जाएगा प्रतिलिपि। देखो सस्वर वाचन बोलता है, शुद्ध उच्चारण बोलता है, कविता पाठ करेगा तो बोलेगा, तो भाई सिंपल सी बात है, ये तो बच्चा बच्चा जान लेगा। लेकिन प्रतिलिपि की क्या बात है, क्या आप इन चीज़ों को बोल के करोगे? नहीं। क्योंकि यार अगर हम बात करें थोड़ा सा, अगर डेफिनेशंस पर जाएं, प्रतिलिपि का संबंध बोलने के कौशल के विकास से नहीं है, इसका संबंध लेखन कौशल से है। मतलब हम चीज़ों को लिख सकते हैं मौन रूप से, हम बोलते नहीं हैं। जबकि शुद्ध उच्चारण, सस्वर वाचन, कविता पाठ, ये सभी बोलकर ही हम चीजें कर सकते हैं। अगर कविता हम कहेंगे तो हम बोलकर कहेंगे। प्रतिलिपि का मतलब होता है लिखना, लेखन कौशल। तो फिलहाल ऑप्शन लेखन कौशल के साथ जाएगा, टेंशन लेने की बात नहीं है मेरे भाई, ठीक है ना। हाँ जी, प्रतिलिपि के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट वन गाइस, बात करते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चंस है, भाषा कौशलों में सबसे पहले किस कौशल का विकास करना चाहिए? भाषा कौशल में सबसे पहले किस कौशल का विकास करना चाहिए? किसका विकास करना चाहिए? वाचन का, लेखन का, श्रवण का, या उच्चारण का? तो ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले हम किसका, अब देखो अगर हम आपसे कहें कि प्रमुख कौशल कितने हैं, तो प्रमुख कौशल हैं 4। कितने हैं सर? 4 है। माफ़ी चाहेंगे, डिवाइस की बैटरी थोड़ा सा लो हो गया है, टेंशन मत लेना। यहाँ पर अगर हम देखें कौशल कितने हैं, 4 हैं। कौन कौन से? लेखन, वाचन, बोलना। अगर हम बात करें तो मैं आप बताऊंगा, टेंशन मतलब पहले आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब सुनो सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से, यहीं से तो क्वेश्चन आता है। सी हो जाएगा श्रवण। ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से देख लेना है कि कितने कौशल होते हैं कितने नहीं। भाषा कौशल में सबसे पहले श्रवण कौशल आता है। मतलब अगर आप सुनोगे नहीं तो कैसे लिखोगे, कैसे अपनी चीज़ को व्यक्त करोगे? सबसे पहला पॉइंट क्या है? श्रवण होता है, सुनना। इस तथ्य को ऐसे समझा जा सकता है कि नवजात शिशु सर्वप्रथम सुनता है, तब उसका अनुकरण करके छोटी छोटी ध्वनियां उच्चारित करता है। समझ रहे ना? तो सबसे पहला स्तर क्या है? सुनना होता है। भाषाई कौशल के विकास में निम्नलिखित क्रम होता है। पहले श्रवण, उच्चारण, पठन और लेखन। श्रवण, उच्चारण, पठन और लेखन, यही भाषा कौशल की विधियां हैं। किस तरीके से आता है? निम्नलिखित क्रम होना चाहिए। याद रखिएगा, क्रम भी पूछ सकता है एग्जाम में। कौन सा क्रम हो सकता है? सुना जाता है, फिर उच्चारण, फिर पठन किया जाता है, पढ़ा जाता है, फिर लिखा जाता है। तो सबसे पहले सुनना, लास्ट में लिखना। ये पॉइंट याद कर लेना, दिमाग में मेंटल स्थिति को अपने अंदर बैठा लेना। जी हाँ सर, बहुत अच्छे गाइस, बेहतरीन। कितना स्कोर रहा है? लेकिन अभी आप भाग रहे होगे, मुझे पता है। आप बिना लाइक और बिना सब्सक्राइब करे भाग रहे होगे, कोई दिक्कत नहीं है। हर बहन सिलेक्शन चाहती है, हर भाई भी सिलेक्शन चाहता है, इसलिए परेशान मत होना। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना, अच्छा लगे तो लाइक कर देना, है ना। जी हाँ, सभी बहन सभी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम। मस्त रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। आदाब, सत श्री अकाल, जय महाकाल, इंकलाब जिंदाबाद। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द। यहाँ पर वीडियो का सिलसिला थमता नहीं है। जय हिंद, वंदे मातरम।